नमस्कार। आज फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम का ये 10वां दिन है और अब तक जो लोग नहीं जुड़े हैं, अगर वो जुड़ने के इच्छुक हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर सीधे जुड़ सकते हैं। आज जैसा कि मैंने आपको कल ग्रुप में बताया था कि आज थोड़ा-सा आपको ज़्यादा टारगेट देने वाला हूँ और ज़्यादा टारगेट आपको दिया गया है। उसका मुख्य कारण यही है कि देखिए 75 दिनों का ये एक टारगेटेड बैच है और थोड़ा-सा स्पीड अब आपको बढ़ानी पड़ेगी। हालाँकि इतना ज़्यादा टारगेट नहीं है कि आप लोग इसको अचीव नहीं कर पाएँगे, आसानी से कर पाएँगे क्योंकि सब पढ़ा हुआ है और सब छोटे-छोटे कई पॉइंट्स के टारगेट हैं। ठीक है? उसी का आज हम लोग यहाँ पर अच्छे से एनालिसिस करेंगे जिससे आप लोगों को और भी आसानी हो जाए कि उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्या कम थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है और किसको नहीं पढ़ना है। क्योंकि देखिए आपको एक पेज से लेकर लास्ट पेज तक नहीं पढ़ना है। जैसे आपको प्रेसिडेंट में किताब के एक पेज से लास्ट पेज तक नहीं पढ़ना है। उसमें आपको छाँटना पड़ेगा। उसमें आपको जो वर्तमान में ट्रेंडिंग है, जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसके अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? तो थोड़ा-सा आज स्पीड आप बढ़ाइए और धीरे-धीरे आपको और भी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं और जैसे आने की संभावनाएँ यानी जिस भी एंगल से या जिस भी तरह से प्रश्न आ सकते हैं, उन सब को इस बैच में मेरे द्वारा करवाया जाएगा। इसीलिए थोड़ी-सी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि हर एंगल को टच करना है। बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्व करवाना है, घटना चक्र पूर्वावलोकन को करवाना है, ये जो टारगेट चल रहा है इसको करवाना ही है, टेस्ट सीरीज करवानी है। तो उसके अलावा भी जो इमेज वाले जीएस क्वेश्चन आते हैं उसको भी आपको करवाना है। तो ऐसे में बहुत सारे जो आयाम हैं उन सबको टिक करना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा और मेहनत करना पड़ेगा। 2-3 महीने की मेहनत और ज़िंदगी भर आराम, यही अगर मन में आप सोच लेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएँगे। ओके? चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो आज टारगेट है पॉलिटी का देखते हैं। पॉलिटी में सबसे पहले हम लोग टारगेट ही देख लेते हैं। पॉलिटी में आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर मैंने राष्ट्रपति और राज्यपाल को एक साथ दिया है क्योंकि इसको आप तुलनात्मक रूप से पढ़ें तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी और ज़्यादा समझ में भी आएगा। इसीलिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को मैंने एक साथ रखा है। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको संगम काल, महाजनपद और मगध का उत्कर्ष ये पढ़ना है। इसके अलावा जो कल आपको टारगेट दिया गया था उसका रिवीजन भी करना है। सोर्स यानी किताबें मैंने आपको पहले भी बताई हैं। इतिहास के लिए लूसेंट, एस.के. पांडे या परीक्षावाणी, तीनों में से 2 किताबें आपके पास होनी चाहिए। लूसेंट सभी के पास होगी, एस.के. पांडे या परीक्षावाणी में से कोई भी बुक ले लें, अच्छी है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत या परीक्षावाणी, दोनों में से कोई भी हो। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की। देखिए राष्ट्रपति पॉलिटी का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है? वैसे तो इसमें सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन फिर भी जो वर्तमान में ट्रेंड चल रहा है, जिनसे प्रश्न सबसे ज़्यादा आने की संभावना है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं उन पॉइंट्स को। इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसका तरीका क्या है। ठीक है? जैसे जो एकल संक्रमणीय पद्धति है इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिए। हो सकता है कि आपको ठीक ठाक से अगर क्वेश्चन आए तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। एकल संक्रमणीय निर्वाचन जो पद्धति है राष्ट्रपति के निर्वाचन की, या उसका जो अनुपात है राज्यसभा में उसमें और लोकसभा में वो कैसा रहता है, उसका फार्मूला क्या है, कभी कभी इस टाइप के भी प्रश्न आ जाते हैं। तो ये आपको पढ़ लेना है अच्छे से। और मैं एक बार आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग जो भी पढ़िए उसको अच्छे से पढ़िए क्योंकि 6 महीने बाद आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स भी है। तो इस तरीके से पढ़िए कि दोनों एक साथ कवर हो जाए और दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए आपका यूपी पीसीएस भी अच्छे से कवर हो रहा है। ठीक है? राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आती है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इसी से प्रश्न सबसे ज़्यादा आते हैं। कार्यकारी शक्तियों में राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है और किसकी नियुक्ति नहीं करता है, ये पूछता है। विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। जो आपातकाल जब लागू होते हैं उस समय राष्ट्रपति की क्या शक्ति होती है। वित्तीय शक्ति जो बजट का विवरण होता है, बजट जो प्रस्तुत होता है उसमें राष्ट्रपति का क्या रोल होता है। विधायी शक्तियाँ जो होती हैं लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करना या सत्रावसान करना, उससे संबंधित जो प्रमुख शक्तियाँ हैं। न्यायिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियों में तमाम प्रकार की शक्तियाँ आती हैं जो
न्यायिक पुनरावलोकन वाला मामला है, उसके संबंधित जो न्यायालय से संबंधित कुछ प्रमुख शक्तियां हैं, इन सबको आपको पढ़ना है। इसके बाद वीटो शक्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो 3 प्रकार के वीटो हैं उसको आपको पढ़ना है। अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद 123 में, और क्षमादान की शक्ति जो 5 प्रकार के राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान किए जाते हैं उसको आपको ढंग से पढ़ना है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है उसको देखना है। हालांकि ऊपर जो मैंने बताया है ये सब आपको आर्टिकल के अंतर्गत ही पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन उसमें से भी जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये इतने हैं। आर्टिकल 53, 55, 60 में शपथ है, याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ नहीं लेता है, वो आर्टिकल 60 के अंतर्गत शपथ लेता है। 61 में महाभियोग है, 72 में ये क्षमादान की शक्ति है, 85, 123 में अध्यादेश और 143 ये राष्ट्रपति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके। उपराष्ट्रपति में भी आपको उतना ही पढ़ना है जितना राष्ट्रपति में, यानी उनकी शक्तियाँ क्या है उपराष्ट्रपति की। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, मुश्किल से 20 मिनट में आपका ये समाप्त हो जाएगा, 15 से 20 मिनट में। तो उपराष्ट्रपति में भी आपको वही पढ़ लेना है जो आपको राष्ट्रपति में पढ़ना है। इसमें 63, 64 और 65 ये 3 आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यही 3 आर्टिकल में पूरा उपराष्ट्रपति ही है, इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद आते हैं राज्यपाल, गवर्नर। राज्यपाल आपको राष्ट्रपति से तुलनात्मक रूप से पढ़ना है। एक तरफ बीच में लाइन खींचिए, एक तरफ राष्ट्रपति लिखिए, एक तरफ राज्यपाल रखिए। शक्तियाँ राष्ट्रपति की क्या है, राज्यपाल की क्या है, योग्यताएं उसकी क्या होनी चाहिए, उसकी क्या होनी चाहिए, नियुक्ति राज्यपाल की कैसे होती है, राष्ट्रपति की कैसे होती है। तो इन सब पॉइंट्स के थ्रू आप इसका तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सकते हैं, तो आपको आसानी भी होगी और बहुत जल्दी आपके माइंड में आ भी जाएगा। ओके। नियुक्ति, पदावधि, विभिन्न शक्तियाँ जो हैं वो सब आपको पढ़नी है। राज्यपाल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको देख लीजिए। 153, 154, 155, 159, 161, आर्टिकल 200, 213 ये अध्यादेश वाला है, और 233 ये जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल ही करता है, उससे संबंधित ये आर्टिकल है 233। ठीक है, तो ये आपको राज्यपाल के बारे में पढ़ना है। ओके। तो इस तरीके से आपको ये पॉलिटी का जो आज तीनों पॉइंट्स है उसको इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। एंशिएंट हिस्ट्री इस समय चल रही है। एंशिएंट हिस्ट्री में अब तक आप लोगों ने ऋग वैदिक काल और हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिया है। संगम काल आज आपको पढ़ना है। संगम काल जो है ये बहुत ही छोटा सा है, क्योंकि देखिए संगम काल का जो इतिहास है वो हमको 2 बार प्राप्त होता है। तो ये जो पहली बार का इतिहास है बहुत कम समय के लिए था, इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं। जो 3 संगम हुए थे उसके अध्यक्ष कौन थे और स्थान कहाँ था, ये ज़रूर देख लीजिएगा। संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ और महाकाव्य ये ज़रूर पूछा जाता है। शिलप्पादिकारकम जो है, या जो और भी जो महाकाव्य हैं, मणिमेखलय है, जीवक चिंतामणि है, ये सब क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, व्याकरण ग्रंथ जो है उसका, उसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 3 इसमें छोटे छोटे राज्य हैं, चेर, चोल और पांड्य। इसके 1-2 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी को पढ़ लीजिएगा और संगम काल आपका समाप्त हो जाएगा वहीं पर। महाजनपद ये भी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 20 मिनट का टॉपिक है। 16 महाजनपद हैं। इनकी जानकारी हमको कहाँ मिलती है, किस बौद्ध ग्रंथ में, किस जैन ग्रंथ में। इसके अलावा इनकी राजधानी क्या है और वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ख़ासकर दक्षिण भारत में जो एकमात्र महाजनपद है जिसका नाम है अश्मक, गोदावरी नदी के तट पर जो स्थित है, वो इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। ओके। इसके बाद आते हैं मगध के उत्कर्ष पर। जो मगध महाजनपद था ये सबसे शक्तिशाली होता है, और इसमें एक के बाद एक 3 वंशों का शासन होता है, और ये 3 वंश बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है हर्यक और पितृहंता वंश। इसके प्रमुख शासक और उसके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, छोटे छोटे कार्य हैं, छोटे छोटे शासक हैं, और 2-3 शासक आपको सब में पढ़ने हैं। शिशुनाग वंश में 2 शासक पढ़ना है, नंद वंश में 2 शासक पढ़ना है। महापद्मनंद को पढ़ लीजिए, घनानंद को पढ़ लीजिए, बस पूरा आपका ये तीनों खत्म हो जाएगा। और यहीं पर आपको सिकंदर का आक्रमण पढ़ना है, क्योंकि नंद वंश जब आप पढ़ेंगे और घनानंद को पढ़ेंगे तो उसमें आपको आएगा कि इसी घनानंद के शासनकाल में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो वहीं पर आपको लगे हाथ सिकंदर को पढ़ लेना है। तो इससे आपका जो विदेशी आक्रमण वाला चैप्टर है वो इसी में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपको काफ़ी ढेर सारी मेहनत करनी है,
और उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने इसमें आपको एनालाइज़ किया है ये आपको फ़ायदा देगा। इसका पीडीएफ आपको मैं ग्रुप पर उपलब्ध करवा दूँगा। नमस्कार।